एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। न्यूज़पेपर की खूबसूरती ये है कि जब हम अपनी इंग्लिश को थोड़ा सॉलिड करने के लिए जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो रोज़ हम एक नई चीज़ सीखते हैं। और अगर कोई भी ऐसा कोई भी किसी भी एज का कोई व्यक्ति है, स्टूडेंट है या महिला है, पुरुष है, जो थोड़ा क्यूरियस है, जानना चाहता है, ज्ञान की उसको अगर खोज है, ज़रूरत है या इंटरेस्ट है, तो न्यूज़पेपर आपको बहुत सारे टॉपिक से वाकिफ़ कराता है, जिससे आप थोड़ा और जो है उसके बारे में, उन चीज़ों के बारे में डिग कर सकते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके बारे में, तो आज जो है वो हमारे देश की जो एक राज्य और जो यूटीआई से रिलेटेड जो प्रणाली है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो भारत के जो हमारे पास 28 राज्य और 8 जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़ का मतलब देखिए, भारत जो है वो फेडरल सेमी फेडरल सिस्टम है, यानी जो राज्य हैं उनकी अपनी ऑटोनॉमी है, उनकी एक अपनी, हालांकि वो कनेक्टेड है सेंटर से भी, यानी हर राज्य में थोड़ा सा जो एक कह सकते हैं हम वर्चस्व या एक पावर स्टेट का भी है और राज्य का अपना भी ऑटोनॉमी है। लेकिन जब हम यूटीआई की बात करते हैं तो यूटीआई पे डायरेक्ट सेंटर ही जो है वो गवर्न करता है। अब यूटीआईज में जो है हमारे पास कुछ यूटीआईज हैं, यूनियन टेरिटरीज 8 में से, जिनकी अपनी जो है वो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली है और कुछ के पास नहीं है, यानी कुछ में इलेक्शन होते हैं, कुछ में इलेक्शन नहीं होते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें इलेक्शन होते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि जो दिल्ली के चुनावों के बारे में हम जानते हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी, यानी यहाँ पर भी जो है वो मिनिस्ट्री काउंसिल जो है वो है। इसीलिए पहले अरविंद केजरीवाल थे मिनिस्टर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, और अब जो है वो रेखा जी हैं, यानी कि वहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री होते हैं। ये दिस इज द केस। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे को लेकर कि वहाँ पर जो एक इसी से रिलेटेड जो मुद्दा है वो क्या है, वो तो हम पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो सबसे पहले हम ज़रा देखें कि आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास जानकारी क्या है। तो जो जानकारी आज हमारे पास है वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट था, बाद में इसको स्टेट के दर्जे से हटाकर जो है वो यूटीआई में ले आया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जो इसका रीऑर्गेनाइजेशन, इसको फिर से जो ऑर्गेनाइज करने वाला एक्ट है 2019। बैकग्राउंड, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज पास्ड आफ्टर द एब्रोगेशन, रद्द करना, ऑफ आर्टिकल 370। जब जो स्पेशल स्टेटस वाला जो एक्ट वो जो था वो हमने जब उसको रद्द कर दिया, एब्रोगेट का मतलब रद्द करना, तब ये वाला जो एक्ट है वो आया। रीऑर्गेनाइजिंग द स्टेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में देखा गया। पहला जम्मू एंड कश्मीर विद द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, एंड लद्दाख विदाउट वन, और लद्दाख में जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। प्रोविजन, प्रावधान क्या है रिलेटेड टू लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेशन? द एक्ट अलाउज द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू नॉमिनेट। इस एक्ट के तहत जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उनको ये अलाउ होगा टू नॉमिनेट मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, कि वो नॉमिनेट कर सकते हैं मेंबर्स को लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। अमेंडमेंट इन 2023 इंट्रोड्यूस सेक्शन 15A एंड 15B इनेबलिंग नॉमिनेशन ऑफ वुमेन members from the Pakistan occupied Jammu and Kashmir community and कश्मीरी माइग्रेंट्स। यहाँ से जो है वो नॉमिनेशन लिए जाएंगे महिलाएं, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर कम्युनिटी से और कश्मीरी माइग्रेंट से। द कंट्रोवर्सी अराइजेज, विवाद क्या है? ओवर वेदर दीज नॉमिनेशन शुड रिक्वायर, कि क्या ये नॉमिनेशन, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये जब इन लोगों का
नॉमिनेशन करेंगे तो क्या ज़रूरत होगी एड, मदद की और एडवाइस, सलाह की ऑफ द इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो लोगों द्वारा चुनकर आए गए हैं। देखिए एक असेंबली है, अब इस असेंबली में जो जो बाकी मेंबर हैं वो चुनकर आए हैं, जो लोगों के द्वारा चयनित हुए हैं, और कुछ जो हैं उनको जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर चूज करेंगे, कुछ को लेफ्टिनेंट गवर्नर चूज करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर इनको चूज करेंगे तो क्या उनको इनसे जो जो लोगों द्वारा चुनकर लाए गए हैं, क्या उनसे मदद लेनी चाहिए या सलाह लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसी को लेकर विवाद है। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, इसका राजनीतिक जो प्रभाव है वो क्या है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स हैव वोटिंग राइट्स, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे उनको भी वोटिंग राइट्स होंगे। अब ये किस चीज़ का वोट देंगे, तो कोई भी जो नियम बनेगा, कानून बनेगा, कोई भी बिल आएगा, तो ऐसा थोड़ी ना है कि जो लोगों द्वारा चुनकर लाए गए हैं सिर्फ वही जो है वो वोट करेंगे, बाकी जो नॉमिनेटेड हैं तो वो भी वोट करेंगे। अच्छा, ये तो लोगों द्वारा लाए नहीं गए हैं, इनको तो लेफ्टिनेंट गवर्नर लेकर आए हैं, तो इसका मतलब तो ये, अगर हम थोड़ा बिहाइंड द सीन देखें तो भाई ये तो इन्हीं के पक्ष में बात करेंगे, तो पलड़ा जो है वो इधर से इधर आ सकता है, यानी लोगों के मत की जो बात करेंगे उसको चेंज कर सकता है ये वाला जो पार्ट है। तो जो वोटिंग राइट भी है इन लोगों को, मीनिंग दे कैन इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, यानी कि ये सरकार की स्थिरता को थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दिस कुड पोटेंशियली आफ्टर द पावर बैलेंस इन द असेंबली विदाउट एन इलेक्टोरल मैंडेट, और ये जो है पावर बैलेंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं असेंबली में बिना इलेक्टोरल मैंडेट के, यानी कि लोगों ने तो उनको चुना नहीं लेकिन वो फिर भी पावर बैलेंस को जो है वो थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं। क्रिटिक्स आर्ग्यू इट अंडरमाइन फेडरलिज्म अंडर, जो इसकी आलोचना कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये चीज़ कम कर रहा है जो फेडरलिज्म है, जो हम इंडिया का जो एक सिस्टम है कि सेंटर का इतना पावर और स्टेट का इतना पावर, उसको अंडरमाइन कर रहा है। एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और लोग, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी लोगों के द्वारा जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही जो है वो सत्ता में जाते हैं, उसको थोड़ा जो है वो डैमेज करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, द सेंटर वाया द लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन एक्सर्ट मोर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द यूटीआई पॉलिटिक्स। अभी भी तो बताया आपको कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनको नॉमिनेट किया, तो इसका मतलब कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं यूटीआईज की पॉलिटिक्स को। दिस रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्गर यूनियन कंट्रोल, और इससे क्या होगा कि सेंटर का कंट्रोल, क्योंकि यूटीआई में सेंटर का कंट्रोल होता है तो ज़्यादा सेंटर का कंट्रोल हो जाएगा कंपेयर टू फुल फ्लेज स्टेट्स, यानी स्टेट्स में जो है वो सेंटर का कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि स्टेट में जो है वो अपना जो है उनकी अपनी ऑटोनॉमी है। रेजिंग कंसर्न अबाउट डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, और इसकी वजह से जो है वो जो लोकतांत्रिक चीज़ को लेकर जो जवाबदेही होनी चाहिए वो थोड़ा खतरे में है। देखिए पहले समझिए कि स्टेट्स की अपनी गवर्निंग ऑटोनॉमी होती है और यूटीआई की नहीं होती है। यूटीआई पर डायरेक्ट सेंटर गवर्न करता है। यहाँ पर 3 हमारे पास ऐसे यूटीआईज हैं, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पर जो है वो थोड़ा सा पावर बैलेंस जो है वो स्टेट उनके पास भी है, उनको भी ऑटोनॉमी दी हुई है और उनकी अपनी इलेक्टेड जो है वो एक लेजिस्लेटर असेंबली है। अब ये जो है वहाँ पर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनको ये एक पार दे देना कि वो नॉमिनेट करेंगे कुछ मेंबर्स को, तो उससे क्या होगा कि वो नॉमिनेट करेंगे, लेकिन उन नॉमिनेटेड मेंबर्स को बाकी आपके पास इलेक्टेड हैं, कुछ जो है वो नॉमिनेटेड हैं। और वो जो कुछ नॉमिनेटेड हैं, जैसे कोई भी हम इमेजिन कर लें, अगर हम एक समानांतर कोई और परिभाषा देखना चाहें तो जैसे मान लेते हैं कि कोई भी बोर्ड मेंबर है, कोई भी, जैसे हम आर्मी में बात करें कि आर्मी में कुछ जो आला ऑफिसर्स हैं उनका एक बोर्ड है। अब हम किसी एक को पार दे दें कि तुम बाहर से भी अपने लोग ला सकते हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो बोर्ड की जो पार है अपनी एक ऑटोनॉमी कम होगी। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है कि जो इलेक्टेड
मेंबर्स होंगे और जो नॉमिनेटेड होंगे, तो नॉमिनेटेड तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, यानी सेंटर का ज़्यादा वर्चस्व हो जाएगा इन यूटीआईज पे। ऐसा अभी हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं। अब ज़रा हम देखेंगे कि हम इससे रिलेटेड हमारा जो आर्टिकल है वो क्या है। तो लेट्स सी, एड एंड एडवाइस, दैट इज हेल्प एंड मदद लेनी चाहिए सलाह लेने के लिए या नहीं लेनी चाहिए। सो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स नॉमिनेशन, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो नॉमिनेशन है विदाउट गवर्नमेंट नॉड, बिना गवर्नमेंट की नॉड के, नॉड का मतलब गर्दन हिलाना होता है, लेकिन गर्दन हिलाकर हम सहमति या असहमति देते हैं, तो नॉड का मतलब यहाँ पर उनकी परमिशन के कुड अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। एंड जब भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो बी केयरफुल अबाउट इफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट इज वर्ब, दैट मीन किसी चीज को नेगेटिवली इम्पैक्ट करना। इफेक्ट का मतलब ये नाउन की जगह पे यूज होता है जब भी हम एक प्रभाव की बात करते हैं, और अगर वर्ब की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है कार्यान्वित करना। अफेक्ट जम्मू एंड कश्मीर इलेक्टोरल प्रोसेस, जो जम्मू एंड कश्मीर का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको थोड़ा नेगेटिव रूप में प्रभावित करेगा। The Union Ministry of Home Affairs assertion to the Jammu and Kashmir High Court that the Lieutenant Governor LG can nominate, ये जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का जो assertion है, यानी कहना है क्लियरली टू द जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, यहाँ के हाई कोर्ट को, दैट की द लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी कैन नॉमिनेट कर सकता है 5 असेंबली मेंबर्स, 5 असेंबली मेंबर विदाउट द, बिना एड एंड एडवाइस, बिना किसी सलाह और मशवरे के, ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड जो आए हैं गवर्नमेंट, ओवरराइड, ये थोड़ा ओवरराइड कर रहा है, यानी उस चीज को साइड कर दे रहा है, किस चीज को, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, जो लोकतांत्रिक जवाबदेही है। कॉन्सिक्वेंशियल डिसीजंस, जो इसके परिणामतः जो डिसीजंस हैं, सच एज, जैसे कि नॉमिनेटिंग मेंबर्स हु हैव वोटिंग राइट्स, यानी कि जो जिनको वो नॉमिनेट करेंगे उनके वोटिंग राइट्स होंगे इन एन इलेक्टेड असेंबली, और जो कहाँ पर होंगे, जो एक इलेक्टेड जो चुन कर आए हैं ऐसी असेंबली में जो नॉमिनेट होंगे उनके भी राइट्स होंगे वोट करने के। मस्ट फ्लो फ्रॉम, वो जो ये जो बहाव है फ्रॉम डेमोक्रेटिक मैंडेट, ये थोड़ा लोकतांत्रिक जनमत की तरफ चलना चाहिए, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन, ना कि इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जो है कोई भी, ये हम लोकतंत्र की जो फ्लो में चले, ना कि प्रशासनिक फ्लो में। द हाई कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन कुड नॉट बी मोर डायरेक्ट, जो हाई कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक सवाल है वो इससे ज़्यादा डायरेक्ट नहीं हो सकता। डू द 23 अमेंडमेंट टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, की जो 2023 का जो अमेंडमेंट था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अलाउ करना द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू नॉमिनेट 5 असेंबली मेंबर्स, 5 असेंबली मेंबर को, विच हैव, जिनके पास है द पोटेंशियल of converting the minority government into a majority government and vice versa। भाई वो जो उनके पास जो पार है कि वो तो अपनी उस पार का यूज किसी को मेजॉरिटी और किसी को मिनॉरिटी बनाने के लिए कर सकते हैं। ये उल्लंघन करता है, ये जो चीज़ है ये उल्लंघन करती है, वॉयलेट द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको जो है वो उसका उल्लंघन करती है। रादर दैन एड्रेसिंग दिस, बजाय कि इस चीज को हैंडल करने के, एड्रेस का मतलब संबोधित करना, टैकल करना, हैंडल करना, द मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री है वो घुस गई इनटू लीगल टेक्निकलिटीज, वो उसकी तकनीकी चीजों, इस मुद्दे को सुलझाने की बजाय कि ये संवैधानिक है या नहीं है, वो उसकी टेक्निकल पॉइंट पे चली गई है। इट्स सबमिशन आर्ग्यूज दैट नॉमिनेशन फॉल आउटसाइड द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स रेमिट। उनका कहना ये है, वो ये तर्क दे रहे हैं कि ये जो नॉमिनेशन है, यानी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो नॉमिनेट करने का जो अधिकार है वो आता है इलेक्टेड गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र से बाहर।
सीमिंगली इन्वोकिंग, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये इन्वोकिंग ला रहा है। इन्वोक जब भी हम लीगल उसमें बात करते हैं इन्वोक का, देखिए इन्वोक का यूज होता है आवाहन करने के लिए। आवाहन जब आप भगवान को पुकारते हैं कि हे भगवान, तो दैट इज ऑल्सो इन्वोक करना। लेकिन जब हम लीगल अरेना में बात करते हैं तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है किसी पूर्व केस के बारे में कहीं पर जो है वो एक उदाहरण प्रस्तुत करना। तो इन्वोकिंग यहाँ पर क्या ला रहा है, द के लक्ष्मी नारायण वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, इस उदाहरण को लेकर यहाँ पर इन्वोक कर रहा है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है पूर्व उदाहरण। कहाँ से आया था, फ्रॉम पुडुचेरी, पुडुचेरी से। बाय क्लेमिंग द सैंक्शन स्ट्रेंथ, की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, सैंक्शन स्ट्रेंथ का मतलब कि जितना एक में अलाउ है कि इतनी संख्या होनी चाहिए सदस्यों की। सैंक्शन स्ट्रेंथ इंक्लूड्स, जिस उसमें शामिल है इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, यानी कि जो असेंबली के लिए जो एक नंबर, जो संख्या तय है, सैंक्शन है, वो उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स हैं। It even reference Section 12 of the 1963 Union Territories Act voting procedures, और उसमें उन्होंने ये भी रेफरेंस दे दिया सेक्शन 12 ऑफ द 1963 यूनियन टेरिटरीज का जो वोटिंग प्रोसीजर है, कि उसमें जो वोटिंग प्रोसीजर कैसे होगा, एज जस्टिफिकेशन फॉर, जो अपनी चीज़ों को थोड़ा ठीक बताने के लिए, फॉर बाईपासिंग, कि वो उन्होंने क्यों बाईपास किया है। बाईपास का मतलब होता है किसी चीज़ की थोड़ी अवहेलना करना। बाईपासिंग डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन, कि उन्होंने क्यों नहीं, जो चयनित मेंबर्स हैं उनसे उन्होंने क्यों नहीं सलाह मशवरा लिया, उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने जो इस वोटिंग प्रोसीजर का जो एक्ट है उसको उन्होंने उसका रेफरेंस दे दिया। व्हेन 5, जब 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स कुड डिटरमाइन गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, जब वो 5 सरकार की स्थिरता को निर्धारित कर सकते हैं इन अ 119 मेंबर असेंबली, 119 संख्या की जो असेंबली है। द इशू ट्रांसेंड स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ, तो जो मुद्दा है वो ट्रांसेंड, वो दूसरे ही उसमें चला जाता है जब आप स्टैट्यूटरी डेफिनेशन की बात करते हो ऑफ सैंक्शन स्ट्रेंथ, यानी कि सैंक्शन स्ट्रेंथ का मतलब कितने होने चाहिए। द रियल क्वेश्चन इज, असली सवाल ये है कि इज वेदर एनी लीगल फ्रेमवर्क अलाउइंग अपॉइंटेड ऑफिशियल टू पोटेंशियली ओवरटर्न, कि अब जो मेन सवाल है वो ये कि क्या कोई भी ऐसा लीगल फ्रेमवर्क है जो ये अलाउ करता है कि जो अपॉइंटेड ऑफिशियल हैं टू पोटेंशियली ओवरटर्न, क्या वो जो अपॉइंट किए गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, क्या उनके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो ओवरटर्न कर दें, पलट दें द पीपल्स इलेक्टोरल वर्डिक्ट, यानी जो लोगों के द्वारा चुनकर आए गए लोग हैं उनके वर्डिक्ट को, क्योंकि वो उनको लोगों ने चुना है। वॉयलेट्स द डेमोक्रेटिक एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो संविधान का जो लोकतांत्रिक एसेंस है उसको वॉयलेट करता है। द अमेंडमेंट इंसर्टेड सेक्शन 15A, ये जो अमेंडमेंट इंसर्ट किया गया है, जो घुसाया गया है 15A एंड 15B इनटू द 2019 एक्ट अलाउइंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू नॉमिनेट 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स इंक्लूडिंग 1 विमेन, जिसमें 2 कश्मीरी माइग्रेंट इंक्लूडिंग 1 विमेन, एक महिला, एंड 1 फ्रॉम द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर कम्युनिटी, इसमें से एक, बिसाइड्स द एग्जिस्टिंग पावर टू नॉमिनेट 2 विमेन, जो पहले से भी 2 महिलाएं, इफ इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द इलेक्टेड असेंबली, अगर असेंबली में महिलाओं की अपर्याप्त संख्या है तो। दिस इफेक्टिवली क्रिएट्स 5 नॉमिनेटेड सीट, और इस तरह से 5 सीट हो जाती हैं। The High Court's framing of this issue acknowledges the stake involved. High Court ने जो इस पूरे मुद्दे को एक्नॉलेज किया है वो द स्टेक्स इन्वॉल्व, कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। दिस कुड, वो ये क्या कर सकता है, दिस कुड कन्वर्ट
माइनॉरिटी गवर्नमेंट इनटू मेजॉरिटी गवर्नमेंट एंड वाइस वर्सा। ये माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में और मेजॉरिटी को माइनॉरिटी, वाइस वर्सा में उल्टा, पोटेंशियली सबवर्टिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस। और इस तरह से संभावना है, एक संभावित चीज है कि ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको पलट सकता है। दिस कंसर्न इज नॉट unsubstantiated in 2021, 3 years after the लक्ष्मी नारायण पुडुचेरी, ये जो 3 साल के बाद ये कोई जो केस है वो ऐसा नहीं है कि हमने देखा नहीं है। पुडुचेरी saw nominated members and defecting elected MLA contributing to the collapse of the Congress-led government। उस टाइम पर वहाँ पर जो है ये इसी उसकी वजह से जो कांग्रेस के द्वारा जो गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स कर गई थी। ऑल्सो जम्मू एंड कश्मीर ट्रैजेक्टरी टू यूनियन टेरिटरी, जो जम्मू एंड कश्मीर का जो ट्रैजेक्टरी है टू यूनियन टेरिटरी, जो उसकी एक जर्नी रही है स्टेट से लेकर यूनियन टेरिटरी तक आने की, विदाउट कंसल्टेशन विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बिना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कंसल्ट किए हुए, मेक्स डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी इवन मोर क्रूशियल। वो बनाता है इस डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को और भी ज्यादा क्रूशियल यानी संवेदनशील। द अनफुलफिल्ड प्रॉमिस ऑफ स्टेटहुड, जो अनफुलफिल्ड, जो अभी वादा पूरा नहीं किया स्टेटहुड का रिस्टोरेशन, कहा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर को हालात ठीक होने तक जो है वो यूटीआई बनाया जा रहा है, फिर उसको जो है वो स्टेटहुड में वापस रिस्टोर कर दिया जाएगा, वो भी वादा भी पूरा नहीं हुआ। एक्नॉलेज बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड डिस्पाइट ओवरवेलमिंग सपोर्ट इन जम्मू कश्मीर, जो इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्नॉलेज किया और इसके बावजूद कि सपोर्ट मिल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, री इन्फोर्स दैट करंट अरेंजमेंट, जो अभी करंट में वर्तमान में जो अरेंजमेंट किए जा रहे हैं वहाँ पर स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस लाने के लिए। द मिनिस्ट्री आर्ग्यूमेंट दैट नॉमिनेशन, मिनिस्ट्री का जो आर्ग्यूमेंट है वो ये कि नॉमिनेशन एग्जिस्ट आउटसाइड द रियल्म ऑफ, कि उनका जो कहना है कि ये जो नॉमिनेशन है ये रियल्म यानी अधिकार क्षेत्र ऑफ द बिजनेस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके रियल्म से यानी कि अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट इवॉल्विंग, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है यानी उल्टा बोल रहा है इवॉल्विंग सुप्रीम कोर्ट जुरिस्प्रूडेंस, जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक वक्तव्य है या उनका जो एक न्याय है। इन द दिल्ली सर्विसेज केसेस ऑफ 2018 एंड 2023, जो दिल्ली का सर्विसेज केस है ऑफ 2018 एंड 2023, इट रूल्ड दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर शुड एक्ट ऑन, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया, कहा दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर शुड एक्ट ऑन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एड एंड एडवाइस, कि जो एलजी है वो एक्ट करेंगे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं उनके एड और एडवाइस पे, विद डिस्क्रिशनरी पावर्स ट्रीटेड एज एक्सेप्शंस, और जो डिस्क्रिशनरी पावर जो होंगे उनको ट्रीट किया जाएगा एज एक्सेप्शंस, यानी जो डिस्क्रिशनरी पावर यानी आप अपनी समझ से जो चीज़ें कर सकते हैं उसको एक्सेप्शंस की तरह देखा जाएगा। सीन इन दिस लाइट, अगर हम इस उसमें देखें दिल्ली वाले उसके प्रकाश में अगर देखें, द मिनिस्ट्रीज आर्ग्यूमेंट डू नॉट होल्ड वाटर, तो होल्ड वाटर का मतलब होता है दम होना, नॉट होल्ड वाटर दम ना होना। तो जो मिनिस्ट्री का आर्ग्यूमेंट है जम्मू कश्मीर की असेंबली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा 5 सदस्य नॉमिनेट करने की, उसमें दम नहीं है। तो आर्टिकल जो है वो जम्मू कश्मीर की जो इलेक्टोरल लेजिस्लेटर असेंबली है उसको लेकर है, और उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द स्टेट अरेंजमेंट, अगर आप समझ रहे होंगे, अगर आप तो जो एक अंडरलाइंड जो इसका एक छुपा हुआ भाव है वो हम समझ सकते हैं। इस चीज़ को लेकर जो कंट्रोवर्सी है इसी के बारे में ये आर्टिकल है। अब ज़रा हम देखें कि हमारे पास आज वर्ड कौन कौन से आए हैं और क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो लेट्स सी।
जो क्वेश्चन सॉरी जो वोकैब आया है हमारे पास, दैट डिस्क्रिप्शन, दैट इज द फ्रीडम टू डिसाइड। आपको जो सही लग रहा हो वो डिसीजन लेना, जजमेंट, प्रूडेंस, चॉइस, आप में उतनी समझ होना कि आप चीज़ों को समझकर कोई डिसीजन ले रहे हैं। वाइस वर्सा, दैट इज रिवर्स ऑफ द प्रीवियस स्टेटमेंट, ए का बी से या वाइस वर्सा यानी बी का ए से, द अदर वे राउंड। रिमिट करना, द स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके रिमिट द स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जुरिस्डिक्शन या रियल, अधिकार क्षेत्र। ट्रांसेंड, दैट इज टू गो बियॉन्ड द लिमिट, दूसरे ही बियॉन्ड द लिमिट, सीमा से बाहर चले जाना। सरपास, एक्सीड या आउटस्टेप। होल्ड वाटर, बता दिया, दम ना होना, टू रिमेन लॉजिकल, वैलिड, बी रिजनेबल या मेक सेंस, दैट इज कॉल्ड होल्ड वाटर। अगर आपने कोई बात कही, आप तो कहा कि भाई तुम्हारी बात में दम है, तो योर वर्ड्स होल्ड वाटर, और नहीं है तो नॉट होल्ड वाटर। सबवर्ट, टू अंडरमाइन द पावर, सैबोटेज, डिस्टेबलाइज या ओवरथ्रो, किसी को डिस्टेबलाइज कर देना या उस पर अपना कंट्रोल कर लेना, सैबोटेज। अनसब्सटेंशिएटेड, नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंस, यानी जिसके उसमें सबूत ना हो, अनप्रूवन, अनवेरीफाइड या ग्राउंडलेस। और एसेंसेस, द इंटरनेसिक नेचर ऑफ समथिंग, कोर या स्पिरिट या क्रक्स, किसी चीज़ का जो मेन जिस्ट होता है उसको कहते हैं एसेंस। अब ज़रा हम देखें कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल सबवर्टिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस रिफर्स टू, जो अगर हम इस आर्टिकल के संदर्भ में देखें तो सबवर्टिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस का यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बियॉन्ड चले जाना, ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है। अलाउइंग अनइलेक्टेड नॉमिनीज टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ असेंबली डिसीजंस, हो सकता है। ब्लॉकिंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ द नॉमिनेशन प्रोसेस फॉर असेंबली सीट्स, या इम्पोजिंग इलेक्टोरल डिसक्वालिफिकेशन ऑन मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, इम्पोजिंग इलेक्टोरल डिसक्वालिफिकेशन, ये तो बात ही नहीं की गई है। यूजिंग पब्लिक फंड, ये भी बात नहीं की है। ब्लॉकिंग जुडिशियल रिव्यू की भी बात नहीं की गई है, आंसर इज ए। अलाउइंग अनइलेक्टेड नॉमिनी, यही तो बात की ना कि अनइलेक्टेड, वो तो इलेक्टेड नहीं है जो एलजी नॉमिनेट करेंगे, मगर उनके पास पावर है टू इन्फ्लुएंस, वो इन्फ्लुएंस करेंगे द आउटकम ऑफ असेंबली डिसीजन। भाई जो असेंबली डिसीजन लेगा उनमें उनको भी वोटिंग का अधिकार होगा, तो वो तो इन्फ्लुएंस करेंगे ही करेंगे। द डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन इन द आर्टिकल लाइज बिटवीन, जो गहरा कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन है वो उस आर्टिकल में क्या था। द अथॉरिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, बात नहीं की गई है। यूनियन अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टेट लीडरशिप, यस, जो यूनियन अपॉइंट करेगा एडमिनिस्ट्रेटर वो, और डेमोक्रेटली इलेक्टेड स्टेट लीडरशिप, इसी के बारे में बात की जा रही है। यूनियन अपॉइंट एलजी के बारे में बात कर रहे हैं, और वहाँ पर जो डेमोक्रेटली इलेक्ट होकर जो आएंगे। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द गवर्नर डिस्क्रिशनल पावर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड द गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर, या राइट टू ऑफ लोकल काउंसिल एंड द फाइनेंशियल पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, नो, आंसर इज बी। थर्ड, व्हाट इज द इम्प्लिसिट कॉशन कन्वेड इन द आर्टिकल कंक्लूजन, आखिर किस चीज इस आर्टिकल के द्वारा क्या कहने की कोशिश की गई है। दैट अनचेक्ड यूनियन कंट्रोल कुड इरोड पब्लिक फेथ इन इलेक्टोरल लेजिटिमेसी, यस, आंसर इज ए। अगर अनचेक्ड यूनियन कंट्रोल दे दिया तो लोगों का जो फेथ है एक इलेक्शन के द्वारा चुने हुए उस पे, जो लेजिटिमेसी पे जो लोगों का थोड़ा फेथ है, वो फेथ कम हो जाएगा। दैट द नॉमिनेशन प्रोसेस विल इनएविटेबली डिले द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, इसमें वो बात नहीं की गई है। दैट असेंबली पास विल शिफ्ट टूवर्ड्स जुडिशियली अपॉइंटेड कमिटी, जुडिशियल की तो बात ही नहीं की गई थी। और दैट रीजनल पार्टीज विल लूज इन्फ्लुएंस इन नेशनल कोalition पॉलिटिक्स, हमने इसमें जो है वो रीजनल पार्टीज की बात तो नहीं की थी, तो आंसर इज फर्स्ट।
अच्छा टॉपिक है और थोड़ा अगर आप क्यूरियस दिमाग के हैं तो थोड़ा आप और सर्च करने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा और डिग करिए, टॉपिक के बारे में पढ़िए। अपने देश के बारे में जानना अच्छी बात होती है। देशभक्ति सिर्फ इसमें नहीं होती कि हम देशभक्त खुद को कहते हैं, देश के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। सो जस्ट ट्राई टू नो मोर अबाउट योर कंट्री एंड विल सी द नेक्स्ट आर्टिकल। थैंक यू। जय हिंद।